हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वागेश्वरी क्लासेस पर। आज हम आपको 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कराने वाले हैं। इडियम्स एग्जाम में पूछा जाता है और इसका बहुत वेटेज रहता है एग्जाम में, जहां इंग्लिश पूछी जाती है। आज हम आपको 50 इडियम्स क्या करेंगे, पूरे के पूरे रटा देंगे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ में। जहाँ ट्रिक लगने वाली होगी ट्रिक से याद करा देंगे, कॉन्सेप्ट से याद करा देंगे, समझ से। और ये नहीं कि हम आपको रटाएंगे, बल्कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। और जहाँ कुछ वीडियो मैं बहुत कम समय में वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जब आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। इसीलिए ये वीडियो आज बनाई है मैंने। ये पहला प्रश्न है इस वीडियो का। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएचसीएल हो, सीजीएल हो, बैंक हो या फिर एमटीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट से ये महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा। लास्ट में आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन लिस्ट बना देंगे जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। ऑल थम्स का मतलब है बेढंगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास करके बनाई जा रही, जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। इसमें हिंदी कहीं नहीं है, लेकिन मैंने नीचे हिंदी भी ऐड की है। ऑल थम्स का मतलब होता है बेढंगा। क्या होता है? बेढंगा। बेढंगा। बेढंगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लमसी। यहाँ आपने ना केवल एक ईडियम याद किया, बल्कि क्या याद किया है कि इसका मतलब होता है क्लमसी। क्लमसी का मतलब भी होता है बेढंगा। ये क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? ठीक है। ऑल थम्स कैसे याद करोगे? जैसे कि आपकी 5 उंगलियां हैं हाथों में। ऑल थम्स अगर सारे के सारे अंगूठे हो जाए तो कैसा लगेगा? 5 उंगलियां हैं, अगर सारे के सारे अंगूठे हो जाए तो कैसा लगेगा? ऑल थम्स, यानी कि बेढंगा लगेगा। तो ऐसे रिलेट करके हम आपको याद कराएंगे। जैसे कि ऑल थम्स का मतलब होता है बेढंगा। एग्जाम्पल है, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स। क्या थी वो? डांस में क्या थी? एकदम बेकार थी, क्लमसी थी, बेढंगी थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ऑल एगो। ऑल एगो का मतलब होता है उत्साहित होना। ऑल एगो, जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहीं पर हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, जिसे मैंने बताया ऑल थम्स का। इसी तरह हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। चलिए अब बिना बात किए, बिना समय खराब किए आगे क्वेश्चन करते हैं। ऑल एगो का मतलब होता है उत्साहित होना। क्या होना? उत्साहित होना। उत्साहित होना। उत्साहित होना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट को भी बोलते हैं उत्साहित। फुल ऑफ विगर। एग्जाम्पल है द पीपुल। कभी कहीं कहीं आप एग्जाम्पल पढ़ भी लीजिएगा। एग्जाम्पल नीचे डाल रखा, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल को पढ़िए। द पीपुल वर ऑल एगो एट एयरपोर्ट एट द अराइवल ऑफ द विक्टोरियस देम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा। ऑल मून साइन। ऑल मून साइन, अगर सारे के सारे मून क्या हो जाएं? साइन करने लगे तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। वास्तव में क्या है? ऑल मून यानी चंद्रमा का अपना वैसे भी ज्योग्राफी रूप से कोई प्रकाश नहीं होता है, तो इसके हिसाब से ऑल मून साइन की बोला, यानी फार फ्रॉम रियलिटी, टोटल लाइज। यानी लाइज का मतलब होता है झूठ, वास्तविकता से कोसों दूर। यानी कि ऑल मून साइन यानी वास्तविकता से कोसों दूर। एग्जाम्पल है द प्रॉमिस मेड बाय द पॉलिटिशियन आर ऑल मून साइन। जो प्रॉमिस करते हैं, जो राजनीतिक लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑल मून साइन यानी प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कोसों दूर, वास्तविकता से कोसों दूर झूठी प्रॉमिस कर लेते हैं। ऑल ग्रीक, अगर आप ABCDEFG ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर सारी की सारी लैंग्वेज ग्रीक में लिख दी जाए तो क्या हो जाएगा? ऑल ग्रीक बोलो या फिर लैटिन एंड ग्रीक बोलो, यानी कि इन कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझ, और इन लगा दिया। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है नॉट। क्या होता है इनका मतलब? इनका मतलब होता है नॉट।
जिसे नहीं समझा जाता। तो इनकम्प्रहेंसिबल यानी ऑल ग्रीक, सारे के सारे वर्ड अगर ग्रीक हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ऑल ग्रीक का मतलब है ये याद करने का तरीका है, इसका मतलब है ऑल ग्रीक या कॉम्प्रहेंसिबल, इनकम्प्रहेंसिबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हिज प्रोनाउंसिएशन वाज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो, his voice so low the speech he made was all Greek to me। हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। मैंने एग्जाम्पल ऐड किए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आल गो। आल गो का मतलब क्या होता है, सारे के सारे क्या हो गए हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने हिंदी ऐड कर दी है, जिनको दिक्कत है वो हिंदी में पढ़ ले, उसकी इंग्लिश यहाँ पर है, एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। आल गो का मतलब होता है व्यस्त, क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, यानी कि वेरी बिजी। आल गो सारे चले गए हैं यानी वेरी बेस्ट। एग्जाम्पल है इट वाज, कुछ तो है जो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एक ही बार में याद हो जाएंगे। इट वाज ऑल गो इन दिस ऑफिस टुडे, इट वाज ऑल गो इन दिस ऑफिस टुडे। आर्ग्यूज आइड, आर्ग्यूज आइड का मतलब क्या होगा, सतर्क, क्या हो जाएगा, सतर्क, यानी कि केयरफुल या फिर ऑब्जर्वेंट। एग्जाम्पल ही इज आर्ग्यूजाइड, वह बहुत सतर्क है। अगला है 7 नंबर अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाब देना, क्या हो जाएगा, अकाउंट फॉर का मतलब जवाब देना। टू गिव अ रीजन, टू गिव अ रीजन फॉर, टू गिव अ रीजन फॉर, टू एक्सप्लेन। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब भी क्या होता है, जिम्मेदार होना, या रिस्पॉन्सिबल फॉर बोले या अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। आई कैन बी अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक, उसने क्या किया, आई कैन कर सकता है, अकाउंटेड जवाब दे सकता है इस गलती के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है एज डॉफ्ट एज अ ब्रश, ऐसे डॉफ्ट कर रहा है जैसे कि ब्रश। इस जो ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं इसको हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। जो लिखा होता है सेम उसका मीनिंग नहीं देता है, जैसे कि 9 2 11 होना, 9 2 11 का मतलब है 9 2 11 नहीं, 9 2 11 का मतलब है भाग जाना। इसी तरह इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं जिसको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सेम मीनिंग नहीं देगा, जहाँ सेम मीनिंग है एलिमेट करना अगर एग्जाम में, तो सेम मीनिंग वाला आप एलिमेट कर सकते हैं। एज डॉफ एज अ ब्रश, अल्प बुद्ध होना यानी एक्सट्रीमली सिली होना। एग्जाम्पल ही इज, ये अगर ही और ऊपर अपस्ट्रॉफी एस लगता है तो इसका मतलब होता है ही इज। अगर ही इज लिखा है, सी इज लिखा है तो आप कर सकते हैं। ड्राफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ वाट ही सेज। अ गॉड्स ऐप, गॉड्स का कहीं ऐप होता है लेकिन लिखा है अ गॉड्स ऐप, तो इसका रियल मीनिंग क्या होगा, अ बॉर्न फूल यानी जन्मजात मूर्ख है। क्या है, जन्मजात मूर्ख होना। तो अ गॉड्स ऐप, गॉड्स का कोई ऐप नहीं होता है लेकिन यहाँ दिया गया है अ गॉड्स ऐप यानी जन्मजात मूर्ख होना। नहीं आप समझ लो कि एक भगवान का कोई ऐप है, वैसे नहीं है। ही इज़ अ गॉड ऐप, क्या है, वह मूर्ख है। आप बोलना चाहते हैं वह मूर्ख है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अ गॉड्स ऐप। क्वेश्चन नंबर 10 है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, एक ऐसा घर जहाँ बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, यानी इसका मीनिंग निकलेगा कमजोर संगठन या कोई योजना जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। एन इनसिक्योर स्कीम, अ हाउस ऑफ कार्ड का मतलब हो जाएगा एंड इनसिक्योर स्कीम। एग्जाम्पल है देयर पेरेंट्स बिगेन टू सस्पेक्ट द कंपनी, उसके जो माता पिता थे उस क्या किया, बिगेन शुरू किया, सस्पेक्ट द कंपनी को वाज फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड। ठीक है, हाउस ऑफ कार्ड मतलब नुकसान पहुंचाया किसी योजना या किसी संगठन को। क्वेश्चन नंबर 11 है एन आई फॉर आई। एन आई फॉर आई का मतलब क्या होता है, आई से आंखों के ऊपर बहुत सारे हैं, किसी दिन एक वीडियो में लेकर आऊंगी जिस जहां सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आंखों के ऊपर होंगे। एंड आई फॉर आई का मतलब है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा यानी टू टेक रिवेंज, रिलेशन, रिटेलिएशन यानी कि जैसे को तैसा, खून के बदले खून। एग्जाम्पल द पॉलिसी ऑफ एन आइज फॉर एन आइज इज नॉट गुड।
यानी जैसे को तैसे थी, यानी कि अच्छी नहीं थी। एन ओपन बुक, ओपन बुक से आप यहाँ पर याद ही कर लेंगे कि एन ओपन बुक, खुली किताब। यानी खुली किताब का मतलब है क्या है, कोई चीज़ खुल गई है, अभी तक तो छिपी थी, अब खुल गई, यानी कोई रहस्य नहीं है, यानी कोई रहस्य ना होना। एन ओपन बुक का मतलब है कोई रहस्य ना होना। वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट। आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा खुद से, नीचे लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अकिल्स हील, कमजोरी, कमजोर पक्ष, यानी कि वल्नरेबल पॉइंट। अकिल्स हील, ये कहानी एक है, एक कहानी बनी हुई है जिस पर बोला जाता है कि एक लड़की थी जिसके पैर क्या है, जिसकी माता माता उसे बोला गया था कि इन्हें पानी में डुबो दो तो क्या हो जाएगा, इनका शरीर एकदम मजबूत हो जाएगा लोहे के जैसे। यानी कि उन्होंने क्या किया था, उनका शरीर पानी में तो डुबोया लेकिन उनके पैर सूखे ही रह गए। तो क्या बोला जाता है, अकिल्स हील्स, कमजोर पक्ष, यानी वल्नरेबल पॉइंट। नितिन इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब बट हिज indecisiveness will be his Achilles heel। यानी कि नितिन इज हाईली यानी क्वालिफाइड था, लेकिन क्या था, उसकी एक कमजोरी थी। एंड अलादीन्स केव, अलादीन तो आप लोग जानते हैं, अलादीन जो होता है जिन वाला। एंड अलादीन केव, यानी कि अलादीन का गुफा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे अलादीन का गुफा, ये नहीं है। इससे क्या मतलब है, कीमती चीज़ों की जगह, अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग और वल्नरेबल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हर अपार्टमेंट इज एन अलादीन्स केव, यानी कि हर कोई अपार्टमेंट्स होता है जहाँ कोई ना कोई कमजोर पक्ष रह ही जाता है। ओल्ड बुक्स एंड फायर पेंटिंग्स। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा है, एक है क्या, ए टू जेड इसका मतलब है। यानी कि कोई चीज़ अगर ABCD है, शुरू से लेकर जेड तक आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, अल्फा एंड ओमेगा। यानी इसी तरह ग्रीक भाषा में अल्फा, बीटा, गामा ऐसे करके जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं उसी तरह वहाँ भी लिखा होता है अल्फा एंड ओमेगा, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, इसका मतलब है शुरू से लेकर, यानी द फर्स्ट एंड द लास्ट, ए टू जेड। एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, आप एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा। आदम्स एल, आदम्स एल, आदम्स एल मतलब होता है वाटर, जहाँ पानी ही पानी हो। इफ़ ही फील्स ट्राइड लेट हिम हैव अ ग्लास ऑफ आदम्स एल फ्रॉम द टैप। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 है एप्पल्स ऑफ समवंस आई, बहुत प्यारा या वेरी डियर। एप्पल्स ऑफ वन पाई, इस एक स्टोरी से हम आपको ये याद कराते हैं। जैसे कि पहले स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें एप्पल क्या था, बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए एप्पल को अपने सामने रखा। एप्पल को क्या किया, अपने सामने रखा और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम इसको नहीं खाएंगे। क्या करेंगे, नहीं खाएंगे। यानी वो अपने को आजमाना चाहते थे कि मेरा कितना कंट्रोल है। एप्पल को सामने मेज पर रख दिया और रोज उसे देखते थे लेकिन खाते नहीं थे, रोज उसे देखते लेकिन खाते। इसी तरह वो क्या हो गया, सड़ गया। तो क्या था, एप्पल्स ऑफ समवन्स आइज, यानी बहुत प्यारा था उनके लिए, लेकिन बहुत प्यारा यानी कि वेरी डियर। एग्जाम्पल, सी हैज 3 चिल्ड्रंस बट हर यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ हर आइज। यानी उसके क्या थे, 3 चिल्ड्रंस थे, लेकिन हर यंगेस्ट सन इज एप्पल, यानी जो बड़ा बेटा था वो क्या था, बहुत प्यारा था, उनकी आंखों का तारा था। एप्पल्स ऑफ समवन्स आइज के लिए एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं बहुत प्यारे के लिए। 18 क्वेश्चन है एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कॉर्ड का मतलब क्या, अकॉर्ड मतलब होता है समझौता करना, डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, समझौता नहीं करना। अकॉर्ड मतलब होता है समझौता, डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, झगड़ा। एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड यानी एप्पल के लिए डिस्कॉर्ड करना, यानी झगड़े का कारण। क्या होता है, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा होता है। इवन अ स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन क्या करने लगे, झगड़े का कारण एक खिलौना बन गया उनके बीच में। क्या बन गया, खिलौना बन गया, यानी कि एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है एप्पल पाई ऑर्डर। पाई यानी एक एक करके, पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर यानी कि एक एक करके क्या हो जाएगा, एक एक करके यानी पूर्ण रूप से व्यवस्थित, यानी कि परफेक्ट ऑर्डर। क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल, सी ऑलवेज कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसने हमेशा रखी बुक्स को एप्पल पाई ऑर्डर में, व्यवस्थित रूप से। एड होक, एड होक का मतलब होता है विशेष या फिर खास। फॉर द स्पेशल पर्पस an ad hoc committee was formed to address health insurance problems। क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम के लिए कमेटी ने स्थापित किया, विशेष कोई खास कमेटी स्थापित की, ठीक है, कमेटी बुलाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। हम आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एड एंड अबेट, यानी किसी व्यक्ति की गैर कानूनी काम में मदद करना। सह अपराधी, टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, यानी कि जो अलाउ नहीं करता है लॉ, यानी कि गैर कानूनी। अलाउड बाय लॉ, नॉट अलाउड, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड करता है। एड एंड अबेट। एग्जाम्पल, अब बैंक, आप अभी देख लीजिए वीडियो, उसके बाद में 2-3 दिन बाद 2x पे लगा के एक बार फिर देख लीजिएगा, फिर आपको सारे याद हो जाएंगे। अ बैंक एम्प्लॉय वाज आल्सो अक्यूज्ड ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग द गैंग ऑफ रॉबर्स। जो बैंक था, क्या किया, एम्प्लॉय को, वाज अक्यूज्ड, दोषी पाया, एडिंग एंड अबेटिंग एंड गैंग रॉबर्स, ठीक है। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब है जो व्यवहारिक ना हो, यानी कि समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी रेदर देन प्रैक्टिस, जो व्यवहारिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है अ शॉट इन द आर्म्स। शॉट इन द आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, बाजू, ठीक है। शॉट मतलब शॉर्ट होता है, यानी कि साहस बढ़ाना, किसी चीज़ को शॉर्ट करना। ये हम आपको याद कराते हैं रिलेट कर करके, ठीक है। इसका मतलब है अ शॉर्ट इन द आर्म्स, साहस बढ़ाना। समथिंग दैट इज गिव इनकरेजमेंट, करेज का मतलब भी साहस होता है और इनकरेजमेंट का मतलब भी साहस होता है। आप लोग, ब्रेव का मतलब भी क्या होता है, साहस होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए और किन किन वर्ड का मतलब साहस होता है। एग्जाम्पल है, रिसीविंग हिज फर्स्ट अवार्ड वाज अ शॉट इन द आर्म्स फॉर हिम। जो उसका फर्स्ट अवार्ड था, जो उसने प्राप्त किया था, उसका क्या किया, शॉट इन द आर्म्स किया, यानी साहस बढ़ाया। और शॉट इन द डार्क, यानी कोई चीज़ शॉट इन द डार्क होना, यानी अंधेरे में होना। यानी कि आप याद कर सकते हैं कि जैसे आप शूट कर रहे हैं, शॉट को शूट से याद करिए। शूट मतलब गोली चलाना, शूट कर रहे हैं अंधेरे में। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो आप अंधेरे में शूट कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, तुक्का मारना। अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि तुक्का मार रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं पता है। तो आ गेस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उसे बता रहे हैं, यानी कि अ शॉट इन द डार्क, तुक्का मार रहे हैं। एग्जाम्पल है, द डिटेक्टिव admitted that his decision to check the factory had just been a shot in the dark। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक से आप याद कर सकते हैं, यानी ओल्ड ब्लॉक यानी पुराना कोई ब्लॉक। ब्लॉक जैसे कि ऐसे ऐसे खाने होते हैं, तो ओल्ड यानी पुराने खाने, यानी कि आप रिलेट कर सकते हैं अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, या ओल्ड ब्लॉक का मतलब किसी के अंदर अपने पिता की तरह गुण आदतें होना, यानी समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने पिता की तरह आदतें गुण होना, पुराने तरह, अपने बुजुर्ग की तरह होना। एग्जाम्पल, श्याम प्रेज्ड वाज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वो क्या था, किसी अब उसके पिता की तरह गुण थे उसमें, ठीक है। ऑल डू अप यानी ऑल डू, डू मतलब क्या होता है, करना, डू मतलब होता है करना।
अप, ठीक है। ऑल मतलब होता है सारा, यानी कि सारा का सारा काम अगर आप ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, थकान महसूस होगी ना। तो ऑल डू अप का मतलब होता है थकान महसूस करना, ठीक है। ऑल का मतलब होता है सारा, डू का मतलब होता है करना, यानी सारा काम करना। आप रिलेट करिए ऐसे, ऑल डू अप करना यानी थकान महसूस करना। थकान को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्ट करना। स्पेलिंग देखिए, एक स्पेलिंग बहुत एरर पूछी जाती है। एग्जॉस्ट की स्पेलिंग क्या है, EXHAUST। एग्जाम्पल है हैविंग वॉक्ड, यानी कि हैविंग वॉक्ड मतलब वॉक करने के बाद 20 मील्स, आई एम फीलिंग क्वाइट डन अप, क्या हो गया, उसको थकान महसूस हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या है, सुनने के लिए उत्सुक होना, क्या होना, सुनने के लिए उत्सुक होना, यानी कि ऑल ईयर्स। अगर आप सारे पूरे दोनों कानों को क्या करेंगे, ऑल ईयर सारे के सारे कानों को खोल कर रख देंगे, यानी आप कान लगाकर किसी चीज़ को सुन रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, सुनने के लिए उत्सुक होना बहुत ज़्यादा। अटेंटिव टू लिसन विथ कीन अटेंशन। एग्जाम्पल है द स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्जाम। स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स, क्या किया स्टूडेंट ने, सुनने के लिए इच्छुक हुआ, व्हेन जब, द स्पीकर स्टार्टेड, जब स्पीकर ने स्टार्ट किया बोलना, अबाउट द चेंजेस इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो चेंज हो रहे थे उसके बारे में, पैटर्न के बारे में, ठीक है। तब स्टूडेंट ने क्या किया, ऑल ईयर्स किया, सुनने के लिए उत्सुक हुए। अराउंड राउंड द क्लॉक, यानी घड़ी कैसी होती है, 1 2 3 लगातार है, टिक 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 करके क्या करती है, चलती रहती है। तो क्या हो गया, अराउंड होना या फिर कोई चीज़ राउंड द क्लॉक, यानी घड़ी की तरह राउंड करते रहना, गोल 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 एक ही जगह पर, ठीक है। तो यानी रात दिन बिना रुके हुए। द होल डे एट एंड नाइट, यानी रात दिन बिना रुके हुए काम करते रहना, किसी चीज़ को भी करते रहना। इट इज़ माई ऑर्डर टू वर्क राउंड द क्लॉक, जो मेरा ऑर्डर है वो क्या करता रहता है, रात दिन बिना रुके राउंड द क्लॉक यानी चलता रहता है। अगला क्या है, 29। 29 है अगेंस्ट द क्लॉक, यानी अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या है, घड़ी के विरुद्ध जाना नहीं। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है जैसे घड़ी चल रही है, जैसे आपको 2 बजे काम ख़त्म करना है तो आपने 1:30 बजे ही अपने काम को क्या कर लिया है, ख़त्म कर दिया है, यानी समय से पहले काम को ख़त्म कर देना, तो अगेंस्ट द क्लॉक हो जाता है, यानी ऊर्जा के साथ काम को समय से पहले ख़त्म करना। टू वर्क, ये इसकी हिंदी है और यहाँ पर नीचे इसकी मीनिंग दी हुई है, और ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल को आपको खुद ही वीडियो को पॉज करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 हम बता रहे हैं, अगेंस्ट द क्लॉक, टू वर्क विथ विगर टू फिनिश इन द लिमिटेड टाइम। 30, क्वेश्चन नंबर 30 है एट 6 and 7, यानी कोई चीज़ 6 and 7 में है, यानी उल्टी सीधी लिखी हुई है, 6 7 8 9 10 6, इस तरह उल्टी सीधी लिखी हुई है, तितर बितर, यानी इसका मतलब क्या होता है, 6 and 7 में है, यानी कि तितर बितर है, यानी अलग अलग है, यानी कि उलझन में। कोई ऐसी चीज़ जो क्या है 6 and 7 की तरह है, तो उलझन में होना, यानी इन कंफ्यूज होना, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल है वन द डे बिफोर द वीडिंग द वूल हाउस वाज एट 6 and 7, एक दिन बिफोर वीडिंग से पहले क्या था उसका घर, हाउस, 6 and 7 यानी तितर बितर था, यानी उलझन में था। और एक और होता है उलझन में होना या चकरा जाना, यानी एट सी। एट सी का मतलब भी क्या होता है, उलझन में होना। एट सी का मतलब भी होता है उलझन में होना। चलिए देखते हैं 31, एट ड्रग्स ड्रॉन, यानी कि क्या हो जाना, कट्टर दुश्मनी होना। ए स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी एनमिटी। एग्जाम्पल है द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट ड्रग्स ड्रॉन ओवर अ पीटी इशू, ठीक है। क्या हो गया, उन दोनों की क्या हो गई, कट्टर दुश्मनी हो गई किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है।
32 का मतलब एट रैंडम, यानी कि रैंडम यूं ही बिना किसी योजना के एट रैंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट रैंडम। चले ये काम कर लेते हैं, यानी कोई योजना नहीं है, एट रैंडम ऐसे ही अचानक से कर लेना। विथआउट एनी पार्टिकुलर प्लान और सिस्टम, यानी बिना किसी काम के कोई काम कर लेना। द पुलिस वर स्टॉपिंग कार्स एट रैंडम एंड चेकिंग देयर ब्रेक्स, यानी पुलिस का मन नहीं था, लेकिन यूं ही बिना किसी योजना के उसने क्या किया, अपनी कार को स्टॉप करके सोचा कि क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ब्रेकर्स को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, एट सी। एट सी का मतलब क्या है? उलझन में होना। ठीक है। एट सी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड होना। एग्जाम्पल है सचिन इज एन इनडिफरेंट। इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। वो एक अलग तरह का स्टूडेंट था जो क्या होता था? उलझन में होना, यानी उलझन में हमेशा होना था। आप इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आप समुद्र को देख लेते हैं, पानी ही पानी, पानी ही पानी, अचानक से जहाँ देखो दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा, तो क्या है? उलझन में होना। आप उलझन में हो जाते हैं। एट किसी चीज़ को आप बार बार वही चीज़ देखते जाते हैं तो क्या हो जाती है? उलझन हो जाती है। एट लॉगर हेड्स, झगड़ना यानी क्वेरलिंग करना। क्वेरल का मतलब ही होता है झगड़ा, तो क्या करना? क्वेरलिंग करना। एग्जाम्पल दे आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विथ देयर नेबर। नेबर्स की स्पेलिंग आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत पूछी जाती है। NEIGHBOURS, नेबर की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 है एट सेकेंड हैंड। यानी एट सेकेंड हैंड का मतलब दूसरा हाथ नहीं है, नहीं तो आप टिक करके चले आए दूसरा हाथ। एट सेकेंड हैंड का मतलब है किसी और से कोई खबर मिलना, यानी किसी और से, यानी दूसरा हाथ, यानी कि किसी और से कोई खबर मिलना, यानी थ्रो अनदर पर्सन। थ्रो अनदर पर्सन। आई हेयर्ड द न्यूज़, मैंने क्या सुनी? न्यूज़ सुना। एट द सेकेंड हैंड, किसी दूसरे से। ठीक है। एट द लूज एंड, यानी लूज एंड हो जाना। आप पूरा दिन बिना, आप क्या कर रहे हैं? पूरा दिन बैठे हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, बैठे शाम हो गई है, तो क्या हो गया? लूज एंड हो गया, यानी शाम हो गई तो क्या हो गया? लूज एंड हो गया है। तो बिना काम का खाली, यानी बेकार। ऐसे लोग जो बिना काम के होते हैं उसे हम इंग्लिश में एक वाक्य में बोल सकते हैं कि एट द लूज एंड हो गया है, यानी नॉट नोविंग व्हाट टू डू, कुछ काम नहीं है, खाली बैठा है। या ही वेंट टू द सिनेमा बिकॉज ही वॉज एट अ लूज एंड, वह सिनेमा गया था लेकिन क्या हुआ? क्योंकि ही वॉज एट लूज एंड, उसका बिना काम खाली बेकार दिन चला गया। ठीक है। अगला देखते हैं 37 है एट द क्रॉस पर्पस। एट द क्रॉस पर्पस का मतलब क्या? विभिन्न। क्रॉस का मतलब ही होता है क्या? ऐसे कर देना, क्रॉस कर देना किसी चीज को। क्रॉस से आप याद रख सकते हैं विरोध में होना, किसी के क्रॉस में होना यानी विरोध में होना। तो एट अ क्रॉस पर्पस यानी विभिन्न विरोधी उद्देश्य होना। मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ, लेकिन अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन टू लोगों के बीच, यानी विरोधी होना, एक दूसरे के विचार या विरोधी होना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, किसी चीज के विरोधी होना। एग्जाम्पल है आई एम अफेयर्ड द टू ब्रदर्स आर एट क्रॉस पर्पस। ठीक है। मैं अफेयर, डर गया, द टू ब्रदर्स के क्रॉस पर्पस से, यानी विरोधी उद्देश्य से। एट अ क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स का मतलब ही होता है, यानी कोई किसी का घर तुम्हारे घर के एकदम क्लोज में है तो क्या बोलोगे? पास में है, यानी निकट में है। तो क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है पास पास या फिर निकट से। फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस द सोल्जर्स वर फाइटिंग विथ द एनिमी एट क्लोज क्वार्टर। जो सोल्जर्स थे वो फाइट कर रहे थे एनिमी, दुश्मन से बहुत पास से। ठीक है। क्लोज क्वार्टर का मतलब ये नहीं है बगल के घर में, इसका मतलब है बहुत पास से, यानी बहुत निकट से। ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं कि उसका क्लोज क्वार्टर है यानी पास में है, निकट में है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, एट द 11th हॉर। एट द 11th हॉर का मतलब है, जैसे कि आप देखते हैं घड़ी में एक से लेकर क्या होता है, 1 2 3 ऐसे कर करके 11th तक होता है, ठीक है। 11th 12 के बाद फिर से 1 2 3 1 2 3 क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, रिपीट होता है। तो एट द 11th हॉर का मतलब है अंतिम क्षण में, यानी कोई काम आप कर रहे हैं तो यानी कि अंतिम क्षण में कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे एट द 11th हॉर में मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया। तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी अंतिम समय, जो अंतिम क्षण था उसमें मैंने ये काम किया। एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज सेव फ्रॉम टेक किडनैपर्स एट द 11th हॉर, यानी कि जो बच्चा था उसको बचाया किडनैपर से एकदम अंतिम क्षण में। एट सी, एट ईज का मतलब भी होता है शांत, क्या होता है, काम होना या फिर शांत होना, ठीक है। एट सी मतलब परेशानी इत्यादि से मुक्त होना। फ्री फ्रॉम एनजाइटी और एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, परेशान करना, एनजाइटी होना, ठीक है, परेशान इत्यादि से मुक्त होना। एज इजी यानी काम होना, काम का मतलब क्या है, शांत होना। ईज मतलब क्या होता है, काम होना, काम का मतलब है शांत होने, परेशानी इत्यादि से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। सी इज कम्प्लीटली एट ईज अमॉन्ग स्ट्रेंजर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या है, बहुत लंबा, यानी कि एट लार्ज होते जा रहा है, यानी कि यहाँ भी नहीं रुक रहा है, इससे भी आगे जा रहा है, इससे भी आगे जा रहा है, यानी एट लार्ज हो जाना, यानी पहुँच से बाहर हो जाना, पहुँच से बाहर या खुल्लम खुल्ला घूमना। टू फ्री हो जाना एकदम, एट लार्ज जैसे कि बाहर हो जाना, यानी कि फ्री घूमना। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस, द escaped प्रिजनर इज स्टिल एट लार्ज। पुलिस क्या हो गया, escape मतलब भाग जाना। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कोई तुमसे कह रहा है एट वंस, याद कराने की ट्रिक मैं आपको ये वाला ट्रिक से याद कराती हूँ। एट वंस एंड बैक एंड कॉल, यानी कोई आपसे कह रहा है बैक कॉल, यानी कि अभी बाद में थोड़ा रुक के कॉल करना, ठीक है, दोबारा कॉल करना। एट वंस बैक कॉल, तो इसका क्या मतलब होगा, किसी के इशारों पर नाचना, यानी जैसे वो बोल रहा है कि बैक कॉल करो तो आप क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा इससे, किसी के इशारों पर नाचना। टू बी डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब क्या होता है, हावी होना, ठीक है। बाई समवंस एट वंस डिपोजल रेडी टू सर्व, तो एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब है इशारों पर नाचना। एग्जाम्पल है, ही एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल। चलिए देखते हैं अगला है 43 नंबर है, एट स्टैक, यानी दांव पर, खतरे में कोई चीज होना। एट रिस्क इन डेंजर, डेंजर मतलब खतरे में होना, डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरे में होना, दांव पर खतरे में होना। एट स्टैक, स्टैक को आप याद कर लीजिए स्टैकर से, जैसे कि कैरम होता है, कैरम में क्या होता है, 4 गोले होते हैं जिसको आपको गिट्टी में, जिसमें आपको गोटियां क्या होती हैं, पिलानी होती हैं, ठीक है। तो स्टैक से स्टैकर से बनाइए आप, तो क्या होगा, दांव पर, यानी कि आप अगर ये गोटी नहीं पिलाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो दांव में या खतरे में कोई चीज होना, एट स्टैक होना, आप स्टैकर से याद कर लीजिए, एट स्टैक होना, यानी एट रिस्क इन अ डेंजर, यानी आप किसी खतरे में होना। द कैप्टन प्लेड विथ द determination because the honor of the team was at stake। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, वंस विट्स एंड। वंस विट्स एंड का मतलब है बहुत हताश होना, अटरली कंफ्यूज एंड डिस्परेट होना। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 45 है, आ स्टोन थ्रो। स्टोन का मतलब क्या होता है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है स्टोन का मतलब, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है।
एट अ स्टोन थ्रो, यानी कि आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप कितनी दूर पत्थर फेंक सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी दूर फेंक लेंगे या फिर इतनी दूर फेंक लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एड अ स्टोन थ्रो, इतनी दूरी जितनी दूर आप पत्थर फेंकते हो, यानी कि बहुत थोड़ी दूरी, यानी बहुत कम डिस्टेंस। तो एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। स्टोन क्या है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो आप इतनी दूरी जितना आप पत्थर फेंक सकते हो, यानी बहुत थोड़ी दूरी। आवर स्कूल इज अ विथिन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी हमारा स्कूल क्या था, बहुत ही पास था, थोड़ी दूर पर था, रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। एज अ फिडल, स्वस्थ उपयुक्त, कोई चीज़ एकदम फिट है, मस्त है, तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ है, उपयुक्त है, यानी कि हेल्थी होना। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आर्मी यू नीड टू बी एज अ फिट एज अ फिडल, मैं चाहता था क्या, आर्मी को ज्वाइन करना, क्योंकि क्या था, मैं स्वस्थ था, ठीक है। और यू नीड टू बी, मुझे तुम्हें ज़रूरत थी टू बी फिट एंड फिडल होने की, स्वस्थ होने की। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 क्वेश्चन है, एट ऑड्स होना, यानी कोई चीज़ जैसे कि आप लिख रहे हो 1 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 5 लिख रहे हो, ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या नंबर, ऑड है। 5 है, 7 है, 9 है, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यानी कोई चीज़ ऑड में होना, सम में नहीं होना, ऑड में होना, तो क्या हो जाएगा, असहमत होना। कोई चीज़ ऑड में होना यानी कि असहमत होना। इन डिस्प्यूट, टू डिसएग्री विथ इन समवन, ठीक है, किसी से क्या होना है, विवाद में होना, डिसएग्री, असहमत होना। एग्जाम्पल है, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीडर। 48 क्या बोलता है, 48 है, आ 48 नंबर क्वेश्चन है, कुछ कुकू इन द, यानी बिना प्रवेश करने वाले, क्या हो जाएगा, बिना प्रवेश करने वाले। तो एन अनवेलकम इंट्रूडर द नेस्ट ही कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्व। एग्जाम्पल है, द न्यू मैनेजर इज रियली कुंकू इन, क्या, बिना किसी प्रवेश के, बिना किसी नियंत्रण के, आ कुकू इन द। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है, मैंने आपसे बोला था कि आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, मैंने अभी तक आपको 48 ही क्वेश्चन करवाए हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन और याद करवाती हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है, ये कौन सा नंबर है, 40, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर है 49, 49 में है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, आ डंप, यानी कि DAUMP, अ डंप, स्क्वेब SQUIB, अ डैम्प स्क्वेब। स्क्वेब का मतलब क्या होता है, SQUIB, स्क्वेब है, डी नहीं है, ये बी है, क्या है, ये बी है। स्क्वेब का मतलब होता है पटाखा, स्क्वेब का मतलब क्या होता है, पटाखा। और डैम्प का मतलब क्या होता है, DAUMP, डैम्प का मतलब होता है गीला, ठीक है। डैम्प का मतलब क्या होता है, गीला, यानी कि आप कोई पटाखा क्या ले, अ डैम्प स्क्वेब, अ डैम्प स्क्वेब का मतलब है गीला पटाखा। तो आप इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर आप कोई गीला पटाखा ले, यानी उम्मीद के विपरीत होना, यानी आपकी योजना, जो आपने सोचा था कि पटाखा दग जाएगा तो ये काम हो जाएगा, तो क्या हुआ, पटाखा तो गीला निकल गया, तो क्या हो गया, उम्मीद से विपरीत, यानी असफल हो जाना। तो इसका मतलब निकलेगा उम्मीद से विपरीत होना, क्या हो जाना, उम्मीद से विपरीत होना, उम्मीद से विपरीत होना, अ डैम्प स्क्वेब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 आपको बता रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 है, अ डैम्प स्क्वेब, यानी कि उम्मीद के विपरीत हो जाना। 50 है, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा, ऑल
ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होगा कुल मिलाकर। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर, यानी ऑल इन ऑल हम ये कर लेंगे, कुल मिलाकर ये काम हम कर लेंगे। ठीक है, ऑल इन ऑल का मतलब क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर। मिलाकर, मिलाकर, कुल मिलाकर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। और आप ये मत सोचिए कि ये इंग्लिश किसी एग्ज़ाम के लिए है, ये हर एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज ईडियम और फ्रेजेस की वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, डेली 50-50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम डेली वीडियो आपके लिए बना सकें, क्योंकि वीडियो को टाइप करने में बहुत समय लगता है। एग्ज़ाम का नाम अगर आप पूछते हैं तो हम बता सकते हैं कि CGL हो, CHCL हो, CDS हो, MTS हो, या फिर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश जिसमें पूछी जाती है। लास्ट बार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।